हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एजी ग्रिड के बारे में, जिसको कि भाई मैं ज़्यादातर समय एजी ग्रिड बोल देता हूँ, ठीक है। लेकिन एजी ग्रिड उसका नाम आप बोल सकते हो। और मतलब एक तरह से समझ सकते हो क्रैश कोर्स टाइप से है कि उसके जो फीचर्स है उसको, उसका जो सरफेस है उसको थोड़ा टच करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल में जाएंगे, लेकिन सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे और जल्दी से सीखने की कोशिश करेंगे कि भाई हमें होता ना कि एक बार टेस्ट करना होता है कुछ खरीदने से पहले। जैसे हम लोग कुछ खाते हैं, पहले टेस्ट कर लेते हैं मिठाई कि ये खा के देखते हैं कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है फिर हम लोग 4 5 10 किलो पैक करवाते हैं। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि उसी तरीके से है। तो ये रहा भाई एजी ग्रिड है, जिसको कि भाई बहुत बार हम एजी ग्रिड बोल देते हैं, एजी ग्रिड ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। एजी ग्रिड है तो बहुत ही पॉपुलर है जहाँ तक हमको लगता है। देखो यहाँ पे भाई दिखा रहा है कि यूज बाई 90% ऑफ फॉर्च्यून 500। भाई क्या इसका मतलब हुआ, मतलब जो भी है कि बहुत सारा कंपनीज यूज़ करते हैं, ठीक है। एडोबी है, अमेजोन है, पेपाल है, फेसबुक है, देख लो भाई 3M कंपनी भी है, फेडेक्स है, बहुत सारा कंपनी यूज़ करते हैं और बहुत अच्छा चीज़ है एजी ग्रिड सीखना। तो कहीं ना कहीं अगर इसको आप अपने स्किल में ऐड करते तो कोई जरूर कहीं ना कहीं वैल्यू मिलता है अच्छा सा, ठीक है, क्योंकि बहुत पॉपुलर है, ठीक है। तो भाई हम लोग इसका जो सरफेस उसको टच करेंगे और देखेंगे। इसके बाद इसके और भी सारे मैं वीडियोस लाता रहूँगा। मेरे को डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लेकिन जो इसका बेसिक आप बहुत इजीली सीख सकते हैं। बेसिक बोले तो इसमें बहुत सारा फीचर है, इनबिल्ट आ जाता है, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो चलिए फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं इंस्टॉलेशन कैसे इसका करना है सेटअप। तो सबसे पहले इसको इंस्टॉलेशन तो करेंगे, सबसे पहले एक बेसिक रिएक्ट ऐप तो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओपन करते, ओपन टैब ही है, और मैं टैब ही यहाँ पे ओपन नहीं करूँगा, इसलिए ना ये बहुत ज़्यादा मेमोरी लेता है भाई। तो इसको तो ओपन हम नहीं करेंगे, मतलब क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसको क्लोज करते हैं जल्दी से भाई, हट जाओ। यहाँ पे एक फोल्डर ही क्रिएट कर लेते हैं, या फिर यहाँ पे शिफ्ट क्लिक राइट शिफ्ट क्लिक करके अगर यहाँ पे कर दे, पावर शेल विंडो है और यहाँ पे ये सही है, लिखते npm क्रिएट वेट @लेटेस्ट, ठीक है। एंटर प्रेस करते हैं और एक रिएक्ट ऐप क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम लोग एजी ग्रिड को यूज़ करने वाले हैं। ये रहा, तो लिखते हैं एजी ग्रिड रिएक्ट टेबल, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। और यहाँ पे रिएक्ट में जाते हैं, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, cd एजी ग्रिड, ये रहा, ठीक है, इसमें चल रहे हैं। और अब लिखते हैं npm इंस्टॉल, एक ही बार में तीनों काम निपटा देते हैं भाई। npm इंस्टॉल एंड कोड डॉट यानी VS कोड में ओपन कर देना, उसका फिर इसको रन भी कर देना। तो npm रन दे, ठीक है। क्या दे रहा भाई, ये नहीं लेगा क्या इसका कमांड? अच्छा अच्छा, रुको 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 भाई, सबका कमांड पता अलग रहता है। यहाँ पे ना एंड लिखना पड़ेगा, जहाँ तक हमको लग रहा है, हम श्योर नहीं है। ये पावर शेल है ना, तो हाँ देखो शायद हमको लगता है एंड ये इस बार ले लेगा। हाँ, तो सबका अलग अलग होता है भाई, चीज़ वही है, बस तरीका अलग है, स्टाइल अलग है, ठीक है। तो थोड़ा देर हम वीडियो को पॉज कर रहे हैं, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा ना, इंस्टॉल होगा, उसको VS कोड में ओपन कर देगा और साथ में डेवलपमेंट सर्वर पर रन कर देगा। तो फिर वापस हम लोग आते हैं, ठीक है। अरे भाई क्या एरर दे रहा है यार, रुको 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 भाई, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे इसको। एजी ग्रिड रिएक्टेबल है ना, यहाँ पे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ ही गया होगा। इसको राइट क्लिक करके VS कोड में ओपन कर लेते हैं, उसमें npm इंस्टॉल मार लेंगे भाई, बात तो बराबर है यार, ठीक है। तो यहाँ टर्मिनल पे जाते हैं और यहाँ पे npm इंस्टॉल कर लेते हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, npm इंस्टॉल, ठीक है, इंटर करते हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गया। अब लिखते हैं npm रन डेव, यानी डेवलपमेंट सर्वर पे हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्वर को, ठीक है। कंट्रोल क्लिक करके इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा जो वीट रिएक्ट ऐप है, ठीक है। तो अब इसको जल्दी से फटाफट क्लीन अप कर लेते हैं। सोर्स में जाते हैं, app.css को रिमूव कर देते हैं, इसका डेटा जो भी है स्टाइलिंग। बाकी app.jsx में जाते हैं, इन सब को हटाते हैं, app.css को रहने दो, बाकी कस्टमाइजेशन के वक्त ना कुछ काम आएगा। स्टाइलिंग अगर आपको दिखाएंगे ना बाद में तो उस वक्त काम आएगा। तो ये सारा हटाते हैं, ये सारा हटाते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं वेट प्लस रिएक्ट प्लस, यहाँ पे लिखते हैं एजी ग्रिड, ठीक है, एजी ग्रिड टेबल ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया। और अब क्या करेंगे, अब भाई इंस्टॉलेशन करना है तो सिंपली npm इंस्टॉल एजी ग्रिड रिएक्ट, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए या तो फिर इसको लिख लीजिए। बहुत ही सिंपल सा लाइन है। एक नया टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, या तो फिर आप लिख सकते हैं npm इंस्टॉल एजी डैश ग्रिड डैश रिएक्ट, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल होने का वेट करते हैं। तो भाई मेरा ये इंस्टॉलेशन हो चुका है, ठीक है, सक्सेसफुली। तो अब क्या करना है, देखिए स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं आपको क्या करना है, ठीक है। टेबल बनाने के लिए जो भी हम लोग बनाते हैं, टेबल बनाने के 2 चीज़ चाहिए होता है हम लोगों को। एक तो चाहिए होता है रोज और एक चाहिए होता है कॉलम्स, ऐसे बोल सकते हो। या तो फिर आप बोल सकते हो ये थोड़ा स्प्रेडशीट स्टाइल शीट में, मतलब स्टाइलिंग में बोल दिए। या फिर आप बोल सकते हो टेबल बनाने के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए होता है, डेटा, जो डेटा हम शो करना चाहते हैं, और कॉलम्स, ठीक है, डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले कुछ हमें यहाँ पे इंपोर्ट्स करना पड़ेगा, ये रहा, ठीक है। तो ये लाइन को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, आपको एक एक करके समझा देंगे क्या मतलब है।
तो इसको टॉप पे रखते हैं, क्यों रख रहे हैं वो भी मतलब आपको बता देंगे। तो ये कमेंट्स हटा देते हैं, या फिर देखो सिंपली समझाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एजी ग्रिड रिएक्ट से एजी ग्रिड रिएक्ट कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया, जिसमें कि हम लोग अपना कॉलम और फिर हम लोग जो भी अपना ये है डेटा उसको देंगे, पास करेंगे तो वो रेंडर कर देगा टेबल। दूसरा देखो ये स्टाइल शीट है, क्योंकि क्लास में .css लिखा हो तो समझ गए कि भाई बेसिक है, ये मैंडेटरी देखो लिखा भी है, मैंडेटरी सीएस रिक्वायर्ड बाय द ग्रिड, ठीक है। ये मैंडेटरी है, ये चाहिए चाहिए, ठीक है, इसके बिना नहीं काम चलेगा। उसके बाद है ऑप्शनल थीम अप्लाइड टू द ग्रिड। अब इसको चाहे तो इंपोर्ट करे नहीं करे वो आपके ऊपर है। अगर आप चाहे थीमिंग वगैरह इसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियोस में, तो समझेंगे। तो ये थीमिंग के लिए तो अच्छा रहेगा, रहने देते हैं, ठीक है, ये ऑप्शनल, लेकिन बिना थीमिंग के अच्छा भी नहीं लगता। तो ये हो गया। अब दो चीज़ हम बोल रहे थे आपको कि भाई टेबल बनाने के लिए हमारे दो चीज़ चाहिए, एक तो डेटा चाहिए और दूसरा हमारे पास कॉलम डिफाइन चाहिए, ठीक है। डेटा कहाँ से आएगा, तो इस प्रोजेक्ट का जो गिटहब सब लिंक डाउनलोड करेंगे ना, उसी पर आपको मिल जाएगा सोर्स में। मैं यहाँ पे मेरे पास लोकली है, बट आपको मिल जाएगा जो गिटहब से डाउनलोड करेंगे मेरा प्रोजेक्ट, उसमें ऑलरेडी होगा वो फाइल, आप तो वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कॉपी कर लिया, देखते हैं यहाँ से पेस्ट होगा क्या, नहीं होता है भाई। तो मेरे को रिवील इन विंडोज एक्सप्लोरर करना पड़ेगा और सोर्स में क्या कर देंगे पेस्ट, ये स्टूडेंट्स फाइल। तब गिटहब जो है मेरा प्रोजेक्ट डाउनलोड कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं है। तो स्टूडेंट्स फाइल्स यहाँ पे ये रहा students.json, ठीक है। तो ये है, तो इसको हम लोग इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इम्पोर्ट कुछ भी लिख सकते हैं, डेटा हम लिख रहे हैं, डेटा फ्रॉम ./students.json, ठीक है। आप चाहते हो इसको console लॉग करके भी एक बार तसल्ली के लिए देख सकते हैं कि भाई मेरा डेटा जो है इंपोर्ट हुआ नहीं हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे अब console ओपन करेंगे तो आपको देखो 100 आइटम यहाँ पे दिख जाएगा। सिंपल है कि हाँ भाई हमारा डेटा इंपोर्ट हो चुका है। इसको कमेंट कर देते हैं। तो उसके बाद आपको क्या बोले कि दो चीज़ चाहिए हमारे पास, और चाहिए कॉलम्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्टेट में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, कॉन्स्ट रो डेटा, या फिर आप डेटा भी लिख सकते हैं रो डेटा, क्योंकि रो और कॉलम्स के बीच पे चलता है ये रिलेशनशिप, इसलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, सेट रो डेटा। और फिर यूज स्टेट हुक चाहिए होगा, तो यूज स्टेट ये रहा, ऑटो इनपुट हो जाएगा, ये यहाँ पे आ रहा है। तो इसको टॉप पे ले जाते हैं, ऐसा कुछ रीज़न नहीं है बट अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। तो यूज स्टेट हुक को यहाँ पे कॉल कर देंगे और एरे यहाँ दे देते हैं और इसमें स्प्लिट ऑपरेटर दे देते हैं। तो डॉट डेटा, वो जो एरे आइटम था यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो एक तरह से वही एक ही चीज़ है, बट इसको थोड़ा सा हम लोग स्टेट में रख रहे हैं, कहने मतलब ये। अब कॉलम्स डिफाइन करेंगे, तो कॉन्स्ट इस तरीके से फिर से स्टेट बनाते हैं, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉलम्स या फिर कॉलम्स डिफिनेशन ऐसा कुछ भी, और सेट कॉलम्स, ठीक है, इस तरीके से। और यूज स्टेट फिर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये एरे में होगा, क्योंकि भाई कॉलम एक तो होगा नहीं। अब आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है कॉलम बनाने के लिए। ये जो है ना, इस फाइल को हम साइड में ओपन कर देते हैं ताकि आप इजीली समझ पाएँ। और यहाँ पे हम लोग कॉलम बनाते हैं। कॉलम अब कैसे बनाएंगे, जैसे कि मान लो जो भी कॉलम में आपको वो देना है कि कौन कौन फील्ड को आपको दिखाना है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में देना है इस एरे के अंदर। तो आपको लिखना है फील्ड और उस फील्ड का नेम, मतलब कि वो नेम देना है। अब ऐसा नहीं कुछ भी लिख देंगे भाई, ऐसा देना है जो मैच करेगा इसके साथ। अगर यहाँ पे हम लोग नेम लिखते हैं, यानी नेम प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो नेम प्रॉपर्टी का जो भी वैल्यू होगा वो टेबल पे शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेम है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नेम, ठीक है। इसी को अगर हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं 2-3 बार, ठीक है, इस तरीके से नेम है, ईमेल है, उसके बाद भाई फ़ोन है, ठीक है। अभी के लिए 3 ही रह रहे थे, बाकी क्यों मैं 3 ही रहने दे रहा हूँ, बाकी क्यों नहीं लिख रहा हूँ, एक रीज़न है, आपको वो समझा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 3। अब हमारे पास रो भी आ गया और कॉलम भी आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे टेबल को शो करा सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसको यहाँ पे हटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एजी ग्रिड रिएक्ट, ठीक है। ये जो कंपोनेंट है इसमें पास करना होगा हमें दोनों चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को प्रॉप्स देंगे रो डेटा, जिसमें कि इक्वल्स टू में हम लोग देंगे रो डेटा। अब इसका क्या मतलब, वो रो डेटा ये नहीं प्रॉप्स का नेम है, लेकिन जो एक्चुअल रो का डेटा वैल्यू स्टोर किए उसका नाम ही उस वेरिएबल का नेम है स्टेट में रो डेटा, इसलिए रो डेटा इक्वल्स रो डेटा। हम लोग सेम रखते हैं, ये थोड़ा स्टाइलिंग अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पे आप कुछ और भी रख सकते हैं। अगर आप रखते ABCD आलू प्याज लहसन, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता रो डेटा इक्वल्स टू आलू या प्याज, समझ रहे हो। लेकिन हम लोग सेम रखते हैं क्योंकि अच्छा लगता है। अब यहाँ पे एक आता है कॉलम भेजने के लिए कॉलम डिफ्स प्रॉप चाहिए होता है, जिसमें कि हम लोग भेजेंगे कॉलम्स, है ना। कॉलम डिफ्स इक्वल टू कॉलम, जिसमें हमने कॉलम वेरिएबल में सारा कॉलम्स स्टोर करके रखा है। अब यहाँ पे सेम क्यों नहीं है, मेरा मर्जी भाई, हम नहीं रखना चाहते, लेकिन सेम रखने से अच्छा दिखता है, इसलिए हम लोग हमेशा ये स्टाइल को प्रोग्रामिंग में रखा जाता है। तो यहाँ पे कॉलम डिफ्स कर देते हैं और यहाँ पे भी कर देते हैं, बट यहाँ पे लिख देंगे सेट कॉलम डिफ्स। वो कॉलम्स भी लिखते तो सही रहता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम रखने से अच्छा वो दिखता है भाई, ठीक है। ये हो गया। तो ये जब हो गया, इसको सेव करते हैं और चलिए देखते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा टेबल दिखता है या नहीं दिखता है, देख लेते हैं एक बार रिलोड करके, या फिर क्या है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो है भाई, ये नहीं दिख रहा है क्योंकि हमें इसका हाइट देना पड़ेगा, जो कि हम दिए नहीं।
यहाँ पे स्टाइल दे के स्टाइल में हाइट देना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे 500 देते हैं, 500 px आप बोल सकते हो, अब आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये बेसिक सा दिख रहा है, कुछ हम भाई समझ में भी नहीं आ रहा टेबल क्या है या नहीं है, जस्ट ऐसा ना। तो इसके लिए हमें थीमिंग अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने ये थीम का इंपोर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे क्लास नेम देंगे, क्लास नेम वो इंपोर्ट किया ना, इस क्लास नेम देंगे, मैच कर जाएगा तो ऑटोमेटिक दिख जाएगा AG थीम कॉर्ड्स, ठीक है। इस तरीके से इसको एक बार रिलोड करते हैं, देखो अब सही से दिख रहा है। लेकिन अब इसका डार्क थीम अप्लाई कर लेते हैं, जो ज़्यादा बेहतर दिखेगा मेरे को लगता है, ठीक है, समझ में भी आएगा। ये देखो डार्क वाला ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। यहाँ तक सही है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि ये देखो ये जो है इक्वल अजीब नहीं दिख रहा कि भाई इतना स्पेस छोड़ दिया ये, ठीक है। तो मैंने इसीलिए देखो, मैं अगर स्टार्टिंग में सारे कॉलम्स दिखाता सारा दिख जाता, लेकिन फिर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आता, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉलम रिसाइजिंग का जो फीचर है वो मैं आपको बताता हूँ जल्दी से, उसको बाद में भी एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अभी मैं बताता हूँ ताकि आपको फटाक से समझ में आ जाए। तो आपको क्या करना है, हम लोग चाहते हैं कि भाई तीन ही कॉलम दिखा रहे हैं तो तीनों इक्वली दिखाएं, ऐसा वाला। तो आपको सिंपली यहाँ फ्लेक्स लिखना है और 1 फ्लेक्स पढ़े होगे CSS में, 1 1 1 मतलब कि तीनों कॉलम जो है इक्वली स्पेस लेगा, ठीक है। ये देखो अगर हम लोग यहाँ पे देते 3 तो यानी कि तीन हिस्सा लेगा और उसका 3 हिस्सा का एक हिस्सा ये लेगा, मतलब समझ रहे हो ना, 1/3 कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब देखो 3 हिस्सा यही लेगा और फिर उस 3 हिस्सा का एक हिस्सा जो होगा एक ये लेगा एक ये लेगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस तरीके से रिसाइजिंग कर सकते हैं, तो अब थोड़ा सही लग रहा है देखने में, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब मैं इसको हटाता हूँ, इस फीचर को समझ गए आप ना। अब मैं इसलिए हटा रहा हूँ ताकि अभी बहुत सारे कॉलम्स हमें दिखाना, तो ऑटोमेटिकली अब नहीं चाहिए होगा रिसाइजिंग करना, बट ये फीचर मैं दिखा दिया क्योंकि इसका यहाँ पर दरकार था, ठीक है। तो फ़ोन हो गया, अब इसको अब दिखाते हैं कि सारे कॉलम्स को कैसे हम लोग शो कर सकते हैं। पेस्ट करते हैं, फ़ोन के बाद क्या है, स्टैंडर्ड है, ठीक है, स्टैंडर्ड, ठीक है। और उसके बाद है सेक्शन, ठीक है। और उसके बाद है एज, ठीक है। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद है डेट ऑफ एडमिशन, उसके बाद और क्या है, ठीक है। रुको, उसका जो है वो हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी यहाँ तक देख लेते हैं। सब कुछ सही आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो चलो, उसके बाद है इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। उसके बाद है एड्रेस। अब एड्रेस भाई ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर नेस्टेड की फील्ड है, तो अगर हम लोग एड्रेस लिख देते हैं तो क्या ये आएगा पूरा एड्रेस, देखते हैं। नहीं, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो हमें इसको अलग तरीके से लिखना होगा, हमें लिखना होगा एड्रेस डॉट पिन कोड, इस तरीके से, ठीक है। ये देखो, और तो कितना खूबसूरती से इसने इसको ये कर दिया फील्ड नेम को। यहाँ इसको भी हम लोग कस्टमाइजेशन देखेंगे, अभी रहने देते हैं। बट देखो हमने एड्रेस डॉट पिन कोड दिया, यानी कि इसके बारे में बात कर रहे थे, डेटा तो शो हो गया। इसको जो हेडर में है एड्रेस स्पेस पिन कोड, तो बहुत ही अच्छे से इसने इस चीज़ को मैपिंग किया है, ठीक है। ये फीचर बहुत ही सही है, पिन कोड। उसके बाद क्या है, सिटी है, सिटी, और यहाँ पे है स्ट्रीट, और उसके बाद है स्टेट, ठीक है। ये हो गया। तो देखते हैं, हाँ, एड्रेस पिन कोड, एड्रेस सिटी, एड्रेस स्ट्रीट, एड्रेस स्टेट। हमने हेडर नेम नहीं दिया, हालांकि इसको कस्टमाइजेशन करना देखेंगे, बट फिर भी देखो ना कितना खूबसूरती से ये मैपिंग किया, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे दिखा दिया एड्रेस डॉट सिटी, यहाँ पे सिंपली दिखाया कि ह्यूमन कैसे रीड करेंगे, अच्छे से दिखाया, ठीक है। तो बहुत ही सही चीज़ है। तो हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया कि कैसे भाई हम लोग डेटा को शो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हेडर को कस्टमाइज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब हेडर को देखते हैं, ठीक है। हेडर, तो उसके लिए हमें सिंपली यहाँ पे देना हेडर नेम प्रॉपर्टी देना है, ठीक है, हेडर नेम। और जैसे देते हैं यहाँ पे इसका फुल नेम, तो इसका जो है ये देखो फुल नेम आ रहा। तो जल्दी फटाफट सबका हेडर नेम देते हैं। तो मल्टीपल सिलेक्शन करें क्या भाई, सबका हो जाएगा एक बार में ना। बस हम लोग वैल्यू दे देंगे, यहाँ पे देते हैं कॉमा और देते हैं हेडर नेम, डबल कोड देते हैं। इसका आएगा ईमेल एड्रेस, इसका आएगा फ़ोन नंबर, कुछ भी दे सकते हो आपको जो अच्छा लगे। इसका क्लास नेम, जैसे हम लोग स्कूल में बोलते थे भाई कि कौन सा क्लास में पढ़ता है, तो क्लास नेम, सेक्शन नेम, एज। अब देखो डेट ऑफ बर्थ है, तो ये अंडरस्कोर में अच्छा नहीं लग रहा ना, लेकिन ऑब्वियसली भाई आएगा तो उसी तरीके से ना, डेटा है तो डेट ऑफ बर्थ, या फिर DO भी लिख दो जैसा आपको लगे। जैसे डेट ऑफ एडमिशन है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं DO, डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है। पिन कोड है तो हम इसको लिख सकते हैं जिप कोड, सिटी, स्ट्रीट, एड्रेस, और इसका लिख देंगे स्टेट नेम, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो काफ़ी खूबसूरत, देखो फुल नेम, फ़ोन नंबर, इनका जो यू है कैपिटल हो गया, ठीक है। फ़ोन नंबर, क्लास नेम, सेक्शन नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, जिप कोड, सिटी, स्ट्रीट एड्रेस और स्ट्रीट नेम, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया। आपको समझ में आ गया कैसे आप इस चीज़ को
मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं कि हम लोग कैसे इसको फॉर्मेटिंग, कुछ कस्टम देखते हैं। कस्टम हम लोग हेडर कैसे मतलब कस्टम बना सकते हैं, कहने का होता समझिए। जैसे कि हम लोग एड्रेस को एक ही में दिखाना चाहते थे कि भाई ऐसा नहीं दिखाना, एक में दिखाना है। ठीक है, तो कैसे दिखा सकते हैं, तो इन सभी को हटाते हैं। ठीक है, ठीक है, एड्रेस तो नहीं है तो एक को कॉपी पेस्ट करते हैं और मान लीजिए कि फील्ड तो देने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि भाई फील्ड तो ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि एड्रेस बोल के तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं हमारे student.json पे, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ हेडर नेम देंगे, हेडर नेम, और यहाँ पे देते हैं एड्रेस या फिर फुल एड्रेस या स्टूडेंट जो भी आपको सही लगे, ADDRESS। ठीक है, एड्रेस। और यहाँ पे क्या देंगे, देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग देंगे वैल्यू गेटर करके एक फंक्शन देंगे। ठीक है, फंक्शन कहने का मतलब वैल्यू गेटर करके, वैल्यू गटर नहीं भाई, गेटर। ठीक है, गेटर, वैल्यू गेटर करके एक प्रॉपर्टी देंगे जिसमें कि फंक्शन हम लोग डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ABCD, कुछ जो मन करे भाई तुम। ठीक है, आइटम लिख रहे हैं। आइटम क्या है, एक तरह से ऑब्जेक्ट का जिसमें कि बहुत फील्ड है, कॉन्सोल करके देख सकते हो, मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है, कि क्या आ रहा है आप क्यूरियोसिटी में। ठीक है, तो आइटम में एक होता है आइटम डॉट डेटा करेंगे ना, तो पूरा डेटा में मिल जाएगा जो भी हम लोग, ये जो रो डेटा है, एक्चुअल डेटा। ठीक है, student.json हर एक रो का। ठीक है, तो आइटम डॉट डेटा करेंगे और हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग रिटर्न करेंगे इस तरीके से, फुल एड्रेस, बैकटिक्स देते हैं, ईजी पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं आइटम डॉट, क्यों ना हम उसको भाई डिस्ट्रक्चरिंग कर ले, है ना, ज़्यादा ईजी पड़ेगा, मतलब ऐसे सही आइटम डॉट डेटा डॉट एड्रेस ये लिखेंगे, तो अभी क्यों ना उसको डिस्ट्रक्चरिंग कर ले, ईजी पड़ेगा। डेटा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेटा डॉट एड्रेस डॉट, पहले देते हैं स्टेट नेम। ठीक है, स्टेट देते हैं, बस इतना ही रखते हैं ना, देखना ना अभी आ जाएगा, एड्रेस में सिर्फ स्टेट नेम आएगा, ये तो आ गया। फिर यहाँ पे कॉमा देते हैं और यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे जो है देते नहीं, हम पता है क्या सोच रहे थे भाई, हम सोच रहे थे और भी इसको लेवल पे डिस्ट्रक्चरिंग करें, नेस्टेड लेवल पे। अब भाई नेस्टेड वाला शायद मेरा दिमाग से थोड़ा निकल रहा है, कैसे करते थे, ऐसे ही तो करते थे। एड्रेस, रुको, इसको सबसे अच्छा तरीका ना, इसको अच्छा तरीका ऐसा है कि इसको थोड़ा सा अच्छे से ही करते हैं। यहाँ पे कॉन्स लिखते हैं और यहाँ पे इसको इस तरीके से डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, बात तो बराबर है। डेटा डॉट हम लिखते हैं यहाँ पे एड्रेस। ठीक है, और उसमें से हम लोग निकाल लेंगे स्टेट क्या क्या था भाई, स्टेट था, सिटी था, पिन कोड था, स्टेट था, पिन कोड था, ऐसा ऑर्डर मैटर नहीं करता बट फिर भी। और यहाँ पे रिटर्न लिख देते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस स्टेट, फिर देंगे कॉमा, फिर मान लो सिटी, फिर स्ट्रीट और फिर पिन कोड। ठीक है, ये हो गया, इसको सेव करते हैं, ऑब्वियसली काम करेगा। ये देखो इस तरीके से आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारा पूरा जो यहाँ पे दिख रहा है, मतलब जो पूरा फुल एड्रेस है। ठीक है, ये जो है पूरा एड्रेस दिख रहा है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा पूरा, अभी देखो ये डॉट 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 रहा है क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा हो जा रहा होगा एड्रेस। ठीक है, इसको अगर छोटा करके देखोगे तो दिख जाएगा आपको, जैसे ठीक है, इसको अगर छोटा करके दिखोगे आप, इसको बड़ा क्योंकि बहुत बड़ा एड्रेस आता होगा, इसका कुछ लिमिटेशन होगा कि भाई इतना ही कैरेक्टर दिखाना है, उसको फिर ट्रिपल डॉट इस तरीके से दिखा दो, तो काफ़ी लंबा एड्रेस बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको मैप कर सकते हो वैल्यू को, कस्टम हेडर इस तरीके से एड्रेस देखे। ठीक है, इस तरीके से मैपिंग कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग देखने वाले टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर। ठीक है, मतलब फीचर नहीं है बट जो तरीका है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखने वाले हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, ये तो था वैल्यू गेटर था आपका। ठीक है, अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना है तो उसके लिए जैसे मान लो कि जो डेट ऑफ बर्थ है, तो ये अजीब सा नहीं दिख रहा है, तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं वो देखते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के थ्रू हम लोग डेट ऑफ बर्थ को। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो डेट ऑफ बर्थ है ना, ये रहा, यहाँ पे देना होगा वैल्यू फॉर्मेटर। ठीक है, ठीक है, वो था वैल्यू गेटर था। ठीक है, लेकिन ये था वैल्यू फॉर्मेटर। फॉर्मेट करना समझ जाओ, फील आ जाएगा वर्ड में, वैल्यू फॉर्मेटर, वैल्यू को फॉर्मेट कर सकते हो, वैल्यू फॉर्मेटर। सबको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, वैल्यू फॉर्मेटर के नेम से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट हम लोग को भाई इसको जो भी हम लोग मतलब कि कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, वैल्यू को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसी तरीके से लेते हैं आइटम। ठीक है, और यहाँ पे देते हैं न्यू डेट और आइटम डॉट वैल्यू। ठीक है, तो एक्चुअल जो इस फील्ड का वैल्यू होगा ना इसमें पास हो जाएगा, तो भाई जो डेट है वही आ रहा है। ठीक है,
लेकिन ये अलग फॉर्मेट में। तो यहाँ पे लिखते हैं टू लोकल डेट स्ट्रिंग, ऐसा कुछ लिखने से थोड़ा अच्छा दिखता है, कहने का मतलब ये हुआ। ये देखो तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो आप इस तरीके से वैल्यू को फॉर्मेट कर सकते हो। जस्ट वैल्यू फॉर्मेटर देना है और आइटम देना है, या फिर आइटम देने की जगह आप यहाँ पे सेल लिख सकते हो, क्योंकि उस सेल का वैल्यू आ रहा है ना। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो प्रॉप्स मतलब की पैरामीटर में, बट अच्छा ऐसा लिखो जो समझ में आए। तो सेल यानी सेल का वैल्यू, ठीक है। तो सेल डॉट वैल्यू मतलब जो इसका वैल्यू होगा उसको आप कुछ भी तरीके से, ऐसे कुछ प्राइस है तो उससे पहले सेल डॉट वैल्यू से पहले आप रुपीज़ का करेंसी का सिंबल दिखा दे रहे हो, ठीक है। आप वैल्यू को फॉर्मेट कर सकते हो, कुछ अपने अलग अंदाज में उसको फॉर्मेट कर सकते हो, लाल पीला हरा नीला दिखा सकते हो, समझ रहे हो ना मतलब, ठीक है। तो ये हो गया भाई एक तो मैंने आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का बता दिया, ठीक है, कैसे वैल्यू फॉर्मेटर का यूज़ करके आप फॉर्मेट कर सकते हो। और मैंने उससे पहले बताया आपको वैल्यू गेटर की मदद से कैसे आप एक कस्टम हेडर क्रिएट करके इस तरीके से एड्रेस हमने दिखा दिया, ठीक है। ये भी आप समझ गए होंगे आशा करता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं सेल कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है। तो जैसा होता है ना क्रेड एप्लीकेशन के लास्ट में भाई बटन होता है जिस पे क्लिक करते हो तो आप एडिट या डिलीट करते हो, ठीक है। तो इस तरह का कुछ, तो मैं यहाँ पे उतना नहीं लेकिन कुछ बेसिक सा बताता हूँ। जैसे कि हैप्पी बर्थडे विश करने का एक कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देते हैं कॉन्स्ट विश हैप्पी बर्थडे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, जस्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बटन हम लोग रिटर्न करते हैं और वो क्या करेगा, जैसे लिखते हैं विश बर्थडे, ठीक है, विश बर्थडे ऐसा लिखते हैं और ऑन क्लिक करने से जस्ट अलर्ट करेगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं दे रहे इस तरीके से, और ऐसे देते हैं कि भाई अलर्ट हैप्पी बर्थडे, ठीक है, हैप्पी बर्थडे ऐसे दे देते हैं। और यहाँ पे जो है विश बर्थडे जो है यहाँ पे इसको यहाँ पे एक 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 हम लोग क्या करते हैं फील्ड देते हैं, ठीक है, लास्ट में रहेगा। तो यहाँ पे देते हैं इस तरीके से फील्ड देते हैं, मान के चलो कुछ भी देते हैं बर्थडे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या देते हैं, फील्ड देने कोई सेंस नहीं बनता, बट क्योंकि फॉर्मेट है तो हमें देना पड़ता है, क्योंकि बर्थडे नाम का थोड़ी ना कोई डेटा में भरा पड़ा हुआ है भाई। जैसे एज है, फ़ोन नंबर, ये डेट ऑफ एडमिशन ये थोड़ी है, बट यहाँ पे क्योंकि फॉर्मेट को मेंटेन करना पड़ता है तो वो बिहाइंड से ID वाईडी मैनेज करता होगा। तो सिंपली हम लोग क्या करना है, यहाँ पे लिखना सेल रेंडरर, ठीक है, RENDER रेंडरर। और हमें उस कंपोनेंट का नेम देना, कंपोनेंट को कॉल नहीं करना, ध्यान से रखना, कंपोनेंट का बस नेम देना है, ठीक है। ये गलती मत करना। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे जो है ये जो है विश बर्थडे का आ रहा है, ठीक है, करोगे हैप्पी बर्थडे आ रहा है, ठीक है। तो आपको कंपोनेंट को इस तरीके से नहीं लिखना है कि भाई ऐसे ऐसे लिखोगे तो ये नहीं काम करेगा। ये देखो एरर आ गया। अब बोलोगे एक चीज़ बताओ, ध्यान समझो, बहुत इंटरेस्टिंग है। बोलोगे भाई अभी क्यों नहीं एरर रहा है, इसको स्क्रॉल किया तब क्यों एरर आया, बताओ। बहुत ही एडवांस चीज़ है, इसमें इनबिल्ट वर्चुअलाइजेशन होगा तभी ना कि एरर आता तो शुरू में आ जाना चाहिए था, स्क्रॉल करते क्यों आ रहा है ना। अब बोलो भाई तुम प्रूव करके दिखाओ, हम ऐसा नहीं मानते, बताता हूँ उनको। तो अब अगर इसको फंक्शन फॉर्म में लिखोगे ना तब आपको कंपोनेंट को कॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज कंपोनेंट का नेम लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे ना जस्ट हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे लिखते हैं प्रॉप्स, ठीक है, प्रॉप्स लिखते हैं और यहाँ पे कॉन्सोल लॉग करते हैं, console.log प्रॉप्स, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न करते हैं। अब जब यहाँ से फंक्शंस रिटर्न करेंगे ना तब हमें कंपोनेंट को मतलब कंपोनेंट फॉर्म में लिखना होगा, फिर उसके बाद से फंक्शन नेम नहीं लिखेंगे, मतलब ऐसा नहीं लिखेंगे, अब हमें इसको ऐसे रिटर्न करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कंसोल ओपन करता हूँ, ठीक है, इसको हटाते हैं। अब जैसे स्क्रॉल ऐसे करेंगे ना, देखो अभी तो कंसोल में कुछ नहीं आ रहा, जबकि आ जाना चाहिए था ना। जैसे ऐसे करेंगे, जैसे थोड़ा दूर आएगा तब ये हो रहा है, देखे। तो फिर से करते हैं, देखना, ठीक है। इतना देर की नहीं आया, इतना देर जैसे वो सामने आने लगेगा, जैसे वो रेंडर होने वाला ही होगा, ये तो आया। तो कहीं ना कहीं ये वर्चुअलाइजेशन भी होगा कि भाई अभी इसको मत रेंडर को, जब वो उसका जरूरत होगा तब रेंडर को, ठीक है। जो लेजी लोडिंग या वर्चुअलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट जो भी है वो सारा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पूरा हमें ऑप्शंस मिल रहा है, जिसमें कि इस ऑब्जेक्ट में बहुत कुछ है। इसमें एक डेटा करके जिसमें सारा कुछ मिल रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि विश बर्थडे में क्लिक करें ना तो उसका नेम में आ जाए कि हैप्पी बर्थडे सुब्रत, ऐसा कुछ लिखा हुआ, ठीक है। तो मैं पहले एक इमोजी निकाल ले रहा हूँ यहाँ पे, तो केक का इमोजी निकाल ले रहे हैं भाई, ये रहा, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे विश बर्थडे में जो लिखा हुआ था यहाँ पे केक का इस तरीके से देते हैं। और मान लो कि यहाँ प्रॉप्स आएगा जिसमें कि नेम पास होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हैप्पी बर्थडे के बाद यहाँ पे नेम आने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेम दे देते हैं कि नेम आएगा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे हम लोग नेम पास करेंगे, कैसे पास करेंगे, प्रॉप्स हम लोगों ने देखा था डेटा आ रहा, पूरा ऑब्जेक्ट है जिसमें डेटा आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना यहाँ पे नेम्स इक्वल्स टू प्रॉप्स डॉट डेटा डॉट नेम, ठीक है। अरे यार इसको हटाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे विश बर्थडे करेंगे तो हैप्पी बर्थडे दीपाली मरर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे तो आयुष्मान क्या है भाई, ठीक है। और भाई उसका सरनेम ही प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, सुभाषिनी, ठीक है। भाई सरनेम इतना हार्ड क्यों है इन सबका, ठीक है। हाँ ठीक है, ये चट्टोपाध्याय है। तो भाई जो भी है विश करने से, ठीक है, दीवान चतुर्वेदी, ठीक है। तो भाई इस तरीके से जो है ये आप देख लिए कि इस तरीके से आप कस्टम सेल कंपोनेंट ऐड कर सकते हो,
ठीक है। और इसके बाद आता है वही रिसाइजिंग कॉलम्स का, तो मैंने आपको बता दिया भाई कि कौन कॉलम कैसे लेगा नहीं लेगा, ठीक है, रिसाइजिंग का बता दिया। तो फिर भी चलो देख लेते हैं। यहाँ पे जो है फुल नेम सब में मल्टीपल सिलेक्ट करते हैं ताकि हम लोग जल्दी से इसको कवर कर पाएँ। डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ एडमिशन ये रहा, एड्रेस ये रहा, नहीं यहाँ नहीं जाएगा भाई, ये यहाँ जाएगा, ठीक है। और उसका तो कुछ नहीं चाहिए, ये जो है यहाँ तो फ्लेक्स लिखते हैं 1, नहीं काम किया, मल्टीपल सेलेक्ट भी नहीं काम किया। रुको 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 भाई, सही से करना पड़ेगा। यहाँ 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 ये हो गया, ठीक है। वैल्यू गेटर यहाँ ख़त्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक जाएगा क्लिक, यहाँ पे क्लिक जाएगा, उसके बाद ये ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे क्लिक जाएगा। प्रॉब्लम ये नहीं कहेंगे कॉमा दिया हुआ कहीं नहीं दिया हुआ है, अरे यार समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है चलो एक एक करके देते हैं इस तरीके से। फ्लेक्स 1 यहाँ दे देते हैं। अरे भाई कहाँ गलती है यार, ठीक तो है। अच्छा यहाँ डबल कॉमा हो गया, वही ना डबल कॉमा की वजह से लफड़ा हो रहा है। तो यहाँ जो है फ्लेक्स 1 देते हैं, यहाँ फ्लेक्स 1 देते हैं और यहाँ पे भी फ्लेक्स 1 देते हैं। तो ये हो गया शायद, ठीक है। सबका इक्वल स्पेस ले रहा है। अगर हम लोग चाहते हैं एड्रेस में ना, देखो यहाँ पे एड्रेस में अगर फ्लेक्स 3 देते हैं, ये 3/3 हिस्सा लेगा, देखो, ठीक है। यहाँ पे जो है ये जो है इसको रिलोड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ स्पेस ये ले रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉलम रिसाइजिंग कर सकते हो। इसमें बहुत डिटेल में बाद में देखेंगे, अभी इसका कोई दरकार नहीं है भाई, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लेकिन इसका ये ऑटो मैनेज कर रहा है तो सही है, ठीक है। तो ये था भाई कॉलम रिसाइजिंग का, ठीक है। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हाँ तो भाई मेरे अभी हम लोग बात करेंगे फिल्टर फीचर के बारे में। फिल्टर के बारे में आपको पता है, ठीक है। फिल्टर का क्या मतलब होता है, कुछ भी डेटा को फिल्टर कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो फिल्टर जो फीचर है उसको इनेबल करने के लिए बहुत ही सिंपल है, आपको कोडिंग में वापस जाना है और जिस भी फील्ड के लिए फिल्टर फीचर को अप्लाई करना चाहते हो आप उसमें आपको फिल्टर प्रॉपर्टी देके ट्रू लिख देना है। जैसे कि फुल नेम में, फुल नेम तो ये हेडर नेम है, एक्चुअल में नेम वाला जो फील्ड है इसमें फिल्टर लगाना चाहते हैं तो फिल्टर देके बस ट्रू आपको लिख देना है, ठीक है। ये देखो आपको माउस ले जाओगे ना, होवर करोगे तो इस तरह का आएगा, ठीक है। बाकी में नहीं आएगा, बाकी में नहीं आ रहा, लेकिन देखो इस पर आ जाएगा। ये देखो इस पर क्लिक करना तो फिल्टर कर सकते हो और काफ़ी एडवांस तरह का फिल्टर मिलता है। ये देखो कंटेन्स डज नॉट इक्वल, अगर चाहते हो कि ऐसा वर्ड जो नहीं मैच कर रहा है जैसे, ठीक है, या फिर मैच कर रहा है और या फिर शुरुआत से, ठीक है, एंड्स विद, समझ रहे हो ना, ब्लैंक नॉट ब्लैंक, बहुत कुछ ऑप्शन है। कंटेंट्स का मतलब होता है कि वर्ड कहीं भी रहे, स्टार्टिंग में रहे, बीच में रहे, लास्ट में रहे, कुछ भी। जैसे कि अगर ACU लिखते हैं तो ये वाला, ठीक है, इस तरीके से कंटेंट्स है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि स्टार्ट्स विद यानी बिगिन्स विद, यानी कि ऐसा नहीं है जो स्टार्ट हो रहा है ACU से, ठीक है, 4 है, और या फिर एंड्स विद, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि लास्ट एंड मतलब हो रहा है ACU से, ठीक है। कंटेंट्स में देखोगे तो उसमें भी आपको 4 ही मिलेंगे, ठीक है। अगर एस लिखोगे तो एस में बहुत सारा आ जा रहा है रिजल्ट, लेकिन यही शायद मेरे को लगता है अगर बिगिन स्विच करोगे तो बहुत कम हो जाएगा रिजल्ट। देखो ये लिमिटेड है। तो अब यहाँ पे बहुत सारा, फिर यहाँ पे और भी लगा सकते हो कि एंड ऑपरेटर जैसा होता है ना, कि ये भी चाहिए और ये भी, मल्टीपल फिल्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है, कि बिगिन विथ एस से हो और एंड विथ, जैसे ए है, जैसे ये गुडवा है तो मान के चलो लिखते हैं ऐसे एंड विथ ए, ठीक है। तो लिमिटेड हो गया। देखो हर एक नाम स्टार्ट हो रहा है एस से और एंड हो रहा है ए से, है ना, देख लो, है ना। तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, आप चाहे तो और लगा सकते हो, और का मतलब या तो ये या तो ये, तो ऐसे में बहुत सारे आ जाएंगे ना, ठीक है। तो इस तरीके से फिल्टर लगा सकते हो, मल्टीपल फील्ड में फिल्टर लगा सकते हो, ठीक है। आपको बस फिल्टर ट्रू करना है, सब में जो है फिल्टर आपको ट्रू कर देना है, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं मल्टीपल सिलेक्शन कर देता हूँ, अगर आप नहीं चाहते किसी पे तो नहीं भी कर सकते, तो जो है इस तरीके से फिल्टर हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। माउस लेके जा रहे हैं, सब में तो नहीं किया, ठीक है। तो इसके बाद एक आता है फ्लोटिंग फिल्टर, ठीक है। तो देखो फ्लोटिंग फिल्टर क्या मतलब, आपको क्लिक करना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो फ्लोटिंग फिल्टर जो है उसको हम लोग इनेबल कर सकते हैं। कैसे, बहुत सिंपल है, जहाँ जहाँ फिल्टर लगा हुआ है ना वहाँ पे हम लोग मल्टीपल सिलेक्शन करते हैं और यहाँ पे फ्लोटिंग फिल्टर इंप्लीमेंट कर देते हैं। जैसे फ्लोटिंग फिल्टर अगर ट्रू कर देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक सेकंड में इसको रिलोड करते हैं। यहाँ पे होना तो चाहिए था फ्लोटिंग, अच्छा स्पेलिंग गलत है, इसलिए हम सोचे भाई काम क्यों नहीं किया। फ्लोटिंग जी तो दिए नहीं, हमको लगा भाई क्या हो गया, अचानक से हम भी डर गए भाई क्या मैटर हो गया, ठीक है। तो फ्लोटिंग फिल्टर जो है यहाँ पे हम लोगों ने दे दिया, फिल्टर सब में ट्रू है। अब बाकी में भाई यहाँ पे देखो इसमें नहीं आ रहा, सिर्फ सेक्शन नेम में आ रहा है और आपका फुल नेम में आ रहा है, ठीक है। बाकी में देखो यहाँ पे आ ही नहीं रहा। वैसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई स्पेलिंग का ही सब जगह खेल हो रहा है। रुको भाई, फ्लोटिंग फिल्टर, हमको लगा पता नहीं क्या मैटर हो गया भाई, अचानक से हम भी थोड़ा सोच में पड़ गए, कुछ भी हो गया, TING होगा, अब शायद सही है,
हाँ, तो सब में आ गया। तो देखो इस तरीके से, तो आपको ना भाई मैनुअली यहाँ पे क्या है कि आपको बार बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे सर्च करना चाहते हैं SEO इस तरीके से, और फिर आपको ऑप्शंस वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पे उसको मैनेज कर सकते हो इस तरीके से कि भाई एंड्स विथ, बिगिन्स विथ, ठीक है, इस तरीके से आप उसको ये कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसको हटाते हैं तो यहाँ पे सारा डेटा फिर से आ जाएगा। तो ये था फिल्टर का कि कैसे आप फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। अब मान के चलते हैं आप किसी फील्ड को एडिटेबल बनाना चाहते हो, जैसे कि मान लो पूरे क्रड एप्लीकेशन होता है ना कि यहाँ एडिट, डबल क्लिक कर, स्प्रेडशीट जैसा, ठीक है। तो सिंपल है, जो भी फील्ड को आप चाहते हो, मतलब जो भी फील्ड कहने का मतलब कि जो भी कॉलम के फील्ड को चाहते हो, जैसे फुल नेम सिर्फ चाहते हैं कि फुल नेम एडिटेबल हो, तो सिंपली आपको फुल नेम में जाना और यहाँ पर लिखना एडिटेबल, EDITABLE एडिटेबल ट्रू, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे इस पर डबल क्लिक करोगे ना तो ये इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पे जैसे लिख सकते हो सुब्रतो विश्वास, और बाहर कहीं क्लिक करेंगे तो ये हो गया। अब ये कैसे हुआ मैजिक, देखो समझो, कहीं ना कहीं डेटा हमारे स्टेट में स्टोर हो रहा है ना, तो ये स्टोर में स्टेट का डेटा को अपडेट कर दे रहा है बिहाइंड द सीन जाके, नहीं तो पॉसिबल थोड़ी था, है ना। तो जैसे इसका तूफानी कोडर, देखो ये चेंज हो गया, है ना, कहीं बाहर क्लिक किया। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉलम के डेटा को इस तरीके से मतलब एडिटेबल बना सकते हैं, जो भी आपको मन करे आप एडिटेबल बना सकते हो इस तरीके से, ठीक है। फिर क्या रो सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं, देखते हैं क्रड एप्लीकेशन में होता है ना बहुत बार कि आपको कुछ डिलीट करना होता है तो कुछ सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। रो सिलेक्शन जिसको बोलते हैं, जिस फीचर को नेम हर एक डेटा ग्रेड में रो सिलेक्शन का बोला जाता है। तो उसके लिए आप अलग से फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, या तो फिर आप इसी में ऐड कर सकते हैं ताकि इसी पे रहे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेक बॉक्स सिलेक्शन ऑप्शन देना पड़ेगा, ठीक है। तो चेक बॉक्स सिलेक्शन ऑप्शन देना पड़ेगा, चेक बॉक्स सिलेक्शन, और इसको ट्रू कर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। मेरे को लगा इस पर क्लिक करने से ना ये शायद हो जाए, जैसे होता है ना इनपुट वगैरह में लेवल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, लेकिन वो मल्टीपल नहीं हो रहा है, तो मल्टीपल के लिए हमें वो ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें रो सिलेक्शन देना होगा, रो सिलेक्शन मल्टीपल करना होगा यहाँ पे जाके, रो सिलेक्शन, ये तो कहा गया ऑटोमेटिकली रो सिलेक्शन मल्टीपल कर देंगे तो हम लोग मल्टीपल चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। या फिर आप अपना अलग फील्ड बना सकते हो सिर्फ चेक बॉक्स के लिए, ठीक है, वो भी कर सकते हो कि अलग एक फील्ड बना दिया, आईडी को ले लिया और ऐसे उसको चेक बॉक्स सिलेक्शन दे दी, वैसा भी आप कर सकते हो। तो भाई मेरे अब बात करते हैं पेजिनेशन। उससे पहले शॉर्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखो शॉर्टिंग ना इसमें इनबिल्ट है, इसलिए मैंने बात नहीं किया। ये देखो इनबिल्ट फीचर है, वो कुछ इनेबल डिसेबल नहीं करना होगा, इनबिल्ट है। इस तरीके से शॉर्टिंग यहाँ पे कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट नो शॉर्ट है, उसका फिर असेंडिंग डिसेंडिंग वाला सीन है, ठीक है। जैसे ये क्लास है तो बाय डिफॉल्ट तो जो जैसा डेटा है वैसा है, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ये जो है नो शॉर्ट, ठीक है। ये असेंडिंग मतलब कि भाई छोटा से बड़ा, ये बड़ा से छोटा, और ये नॉर्मल जो डेटा जैसा है वैसा, ठीक है। अब पेजिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पेजिनेशन के लिए ज़्यादा कुछ खास नहीं करना आपको, बस यहाँ पे एक पेजिनेशन प्रॉप देना है, पेजिनेशन, और यहाँ पे देना है ट्रू, ठीक है। ये हो गया, बस आपका यहाँ पे काम हो गया, ठीक है। देखो पेजिनेशन आ गया यहाँ पे। अब एक ही पेज में पूरा डेटा दिख रहा है। अब हम लोग उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो सिंपली हमें यहाँ पे देना होगा पेजिनेशन पेज साइज, ठीक है, प्रॉप पेजिनेशन पेज साइज प्रॉप देना होगा, जिसमें कि आप मान के चलते हैं एक पेज में हम लोग सिर्फ 5 ही आइटम दिखाना चाहते हैं, तो इस तरीके से ये होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमें और एक चीज़ देना होगा, इसको थोड़ा कस्टमाइज कर लेंगे, नहीं तो ये भद्दा दिखता है कि यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। इसको भी ताकि वो सही से रहे, क्योंकि इनिशियल हो सकता है इनिशियल इसका डिफॉल्ट वैल्यू 5 से नहीं शुरू होता होगा, इसीलिए वहाँ पर नहीं दिखाया, ठीक है। 10 भी देंगे तब भी नहीं आएगा, क्योंकि इनिशियल यहाँ पे इस तरीके से नहीं आता। अगर 20 देंगे तो फिर यहाँ पे ये चीज़ सेट हो जा रहा है, क्योंकि इसका हो सकता है कि एजी ग्रेड का इनिशियल उस तरह से होता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं 5 ही दिखाना। तो यहाँ पे और एक ऑप्शन दे सकते हैं, पेजिनेशन पेज साइज सिलेक्टर, ठीक है, पेजिनेशन पेज साइज सिलेक्टर, ये रहा। इसमें एरे फॉर्म में देना होगा, वैल्यू देंगे एरे फॉर्म में, जैसे 5, 10, 15, 20, 50, 100 अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। तो ये मैच करके ना 5 और 5, तो मतलब ऑप्शन यहाँ दिखेगा, ठीक है, जैसे पहले नहीं दिख रहा था। 10 आइटम दिखाना चाहते हैं 10 दिखेगा, और इस तरीके से, ठीक है। यहाँ ऑटोमेटिक सारा नंबर दिख जाएगा। लास्ट पेज में जाना है लास्ट पेज में जा सकते हैं, प्रीवियस पेज, फर्स्ट पेज, ठीक है। तो भाई ये था पेजिनेशन आपका। तो अब मैं बताता हूँ कि कैसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो थीम को। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक सरफेस को टच कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो मैं बताता हूँ कैसे हम लोग थीमिंग कर सकते हैं। थीमिंग में जाते हैं और यहाँ पे पहले आपको तो थीम एक सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। एक थीम को आपको जो है पहले इंपोर्ट कर लेना होगा, ठीक है, जो थीम आप चाह रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने इस थीम को इंपोर्ट कर लिया ऑलरेडी, ये देखो यहाँ पे देखेंगे, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज़ करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे ये देखो कॉर्ड्स वाला जो थीम है, कॉर्ड, ठीक है, थीम कॉर्ड जो है उसको हमने यहाँ इंपोर्ट कर लिया है, और उसके बाद इसको अप्लाई भी किया है हम लोगों ने। यहाँ पे देखो एजी थीम कॉर्ड डार्क, ठीक है, डार्क थीम जो है। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, ये जो है ना, ये तो एग्जांपल दिया हुआ है, आप ऐसे बहुत डीप में जा सकते हैं। थीमिंग का सेक्शन है, मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी इसको पकड़ के चलते हैं कि इसको हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है,
तो हम लोग इस थीमिंग के तो कुछ नहीं है, वेरिएबल का बस आपको चेंज करना, ठीक है, आपको बस इसको छेड़छाड़ करना हो जाएगा। app.css में जाते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे देखो थीमिंग का कुछ कलर है वेरिएबल का, बस हमें उसको सेट करना है। तो ये बता दिया, आप ऐसा कीजिए, हम लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, थीमिंग कर सकते हैं। अब वापस जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं होता हुआ दिखेगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो है एजी थीम कॉर्ड्स के लिए हम लोग डार्क के लिए हम लोग डार्क थीम अप्लाई किया ना। app.jsx में जाके देखेंगे तो डार्क दिखेगा यहाँ पे, ये देखो डार्क है, तो हमें यहाँ पे डार्क देना पड़ेगा तब जाके वो काम करेगा, ठीक है। अब जाएंगे, ये देखो यहाँ पे पूरा थीमिंग एकदम अलग ही हो गया, एकदम मस्त लग रहा है देखने में। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे थीमिंग कर सकते हैं, ठीक है, काफ़ी कमाल का लग रहा है। बस आपको वेरिएबल लेना और उसको चेंज कर देना, तो उसका वैल्यू को जो भी कलर करना चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये एक सिंपल एग्जांपल था, बट आप इस तरीके से थीमिंग भी कर सकते हैं। तो भाई मेरे अभी दो चीज़ बचा है जो आपको बताते हैं, एक है सेल स्टाइल, एक दूसरा है रो स्टाइल, ठीक है। यानी कि आप सेल और रो को कैसे स्टाइलिंग कर सकते हैं किसी कंडीशन के बेस पे, ठीक है। सिंपल एकदम वही सिंपल सरफेस पे टच करेंगे तो सिंपली लिखते हैं जैसे रेड, ठीक है, इस तरीके से। और बैकग्राउंड कलर जो है दे देते हैं भाई रेड, और आपका कलर दे देते हैं वाइट, ठीक है, इस तरीके से देते हैं एक सिंपल सा। और app.jsx में जाते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, कॉलम जहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है ना, यहाँ पे जाएंगे और मान के चलते हैं कि जिसका सेक्शन, हाँ सेक्शन को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देते हैं सेल क्लास रूल्स, ठीक है, सेल क्लास रूल्स, इस तरीके से लेते हैं। और यहाँ पे इसके अंदर आप उसमें जो भी क्लासेस, मल्टीपल क्लासेस यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं उस क्लास का नेम देंगे जो हमने क्रिएट किया हुआ है, क्या क्रिएट किया, रेड नाम से, तो रेड लिखेंगे। और कंडीशन देंगे यहाँ पे, तो कंडीशन कैसे देंगे, तो यहाँ पे पारम्स लिखते हैं, पारम्स, ठीक है। तो पारम्स से नहीं समझ लो कि भाई, अरे भाई सही से तो लिख ले, हाँ, तो पारम्स लिख देते हैं यहाँ पे। तो पारम्स यानी कि जो सेल का वैल्यू है ना उसी को समझ लो, या फिर सेल लिख दो, ज़्यादा सही रिलेटेबल लगेगा मेरे को लगता है सेल, ठीक है। तो सेल का जो वैल्यू है ना, सेल डॉट वैल्यू, ठीक है, अगर ये सेक्शन डी होता तो हम लोग उसको रेड कर देते हैं, क्योंकि सेक्शन डी मान के चलो बदमाश है, तो इस तरीके से। तो भाई सबसे मतलब जो भाई रहता है सेक्शन डी में, तो ये क्लास कब होगा, जब मतलब ये रेड कब अप्लाई होगा, जब सेक्शन डी होगा, ठीक है। ऐसा कुछ मतलब लेके चलते, क्या एग्जांपल देते, तो कुछ उस तरीके देते हैं। तो यहाँ पे ABC ही दिख रहा है, इसको रिलोड करते हैं एक बार, इस तरीके से। अगर इसको हम लोग शॉर्टिंग कर दें, डी है ही नहीं क्या भाई सेक्शन, गजब है भाई, डी सेक्शन है ही नहीं, तो यहाँ पे ए कर देते हैं और देखती हैं तो कोई ए ही कर दे, डी सेक्शन है नहीं, बताओ तो पता नहीं। अच्छा सर्च करके देखते हैं ना, सर्चिंग कब काम आएगा, नहीं डी सेक्शन नहीं, ये पता नहीं भाई, ये रैंडम डेटा है, बट डी तो होना चाहिए था। खैर ठीक है, तो देखो ए सेक्शन जो है, सेक्शन ए जो है उसका सेल रेड हो गया, ठीक है, ऐसा वाला कुछ। ये सेल का हो गया, ठीक है। मल्टीपल क्लास दे सकते हैं और आपको सिंपली कंडीशन लगा देना कि ये कंडीशन हुआ तो तब, मतलब जो भी आप क्लास नेम देंगे तब अप्लाई होगा जब ये कंडीशन, इसके अंदर जो कंडीशन देंगे ना फंक्शन कॉल करके, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो, जब कंडीशन मैच करेगा वो वाला अप्लाई होगा। इसमें नहीं मैच किया तो नहीं अप्लाई होगा, सिंपल है। तो सेम टू सेम आपको यहाँ पे रो स्टाइल भी देखने को मिलेगा, ठीक है। रो का भी सेम है, लेकिन उसका थोड़ा सा अलग होगा। जैसे अगर रो के लिए देखें तो जैसे देते हैं, मान के चलो एक्वा, या फिर कैसे दे ग्रीन लिख देते हैं, ठीक है, या फिर लिख देते हैं वोटेबल, यानी कौन वोट दे सकता है, ठीक है। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है ग्रीन कर देते हैं, ठीक है, ग्रीन येलो रंग देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये जो रो क्लासेस है इसका थोड़ा सा यहाँ पे सीन अलग है, ठीक है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, बाहर पे कहीं डिफाइन कर सकते हैं, थोड़ा क्लीन लगेगा भाई, थोड़ा क्लीन लगेगा, बाकी आप कहीं भी रख सकते हैं। तो फॉन्ट्स इस तरीके से लेते हैं, रो क्लास रूल्स, ठीक है, और इस तरीके से ऑब्जेक्ट फॉर्म में देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ग्रीन। अब सिंगल वर्ड का है तो भाई इस तरीके से ग्रीन लिख दे सकते हैं। अगर कुछ हाइफन वाइफन रहे कि ग्रीन ये वो, तो आपको इस तरीके से कोट में, इस तरीके से कोट में देना होगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं, हमारा जो क्लास का नेम है सिंपल है, एक सिंगल वर्ड का, बीच में कोई हाइफन वाइफन है नहीं, ग्रीन दे दिए, इसमें वही होगा, ठीक है। तो मान के चलिए रो लिखते हैं, सेल नहीं लिखेंगे, रो लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई ये रो पे अप्लाई हो रहा है तो रो लिखने ज़्यादा रिलेटेबल लिखेगा, ठीक है। और एरो फंक्शन ऐसे कॉल करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, मान के चलो रो डॉट डेटा डॉट एज। अगर यहाँ पर 18 वाला एज का तो मेरे को नहीं लगता मिलेगा, एज पे तो फिल्टर भी नहीं लगा, वो देखते हैं यहाँ पे ये करके असेंडिंग डिसेंडिंग, अच्छा 20 का है, हाँ तब ठीक है। तो यहाँ पे देते हैं कि एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, या कुछ भी बस समझने के लिए आप हम लोग कर रहे हैं ना, मान के चलो 13 ही देते हैं। तो ग्रीन क्लास तब अप्लाई होगा जब रो जो है भाई 13 से ज़्यादा होगा, मतलब जो एज होगा, एज का जो ये होगा स्टूडेंट का एज 13 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे बस सबको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे रो क्लास रूल में दे देना होगा, रो
क्लास, ये रहा रो क्लास रूल्स में रो क्लास रूल्स जो हमने वेरिएबल बनाया। ठीक है, इसको सेव करते हैं और इसको रिलोड करने की तो ज़रूरत नहीं है, रिलोड करने का ज़रूरत तो नहीं है भाई रो क्लास रूल, लेकिन एक बार देखते रिलोड करके क्यों नहीं हो रहा है भाई। रो क्लास रूल्स में हमने दिया है यहाँ पे पैरम्स, हाँ ये तो होना तो चाहिए था भाई। अच्छा सॉरी, यहाँ पे तो भाई वो टेबल हमने बनाया, शुरू में मेरे को लगा ग्रीन होगा, तो वो टेबल होगा क्लास का नेम ना, ये देखो। तो यहाँ पे जो भाई जिनका एज जो है 13 से ज़्यादा है उनको जो है इस तरीके का क्लास मिल रहा है, मतलब इस तरीके का कलर मिल रहा है। ठीक है, तो ये है कुछ इस तरीके से। तो आशा करता हूँ भाई मेरे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप एजी ग्रेड को यूज़ कर सकते हैं। बेसिक कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा, पेजिनेशन, फिल्टर, एडिटेबल टेक्स्ट हो गया, शॉर्टिंग हो गया, उसके बाद भाई फ्लोटिंग फिल्टर। ठीक है, कैसा बहुत ईजीली चीज़ों को यहाँ पे बना सकते हैं। थीमिंग हो गया, कस्टमाइजेशन हो गया, रो स्टाइलिंग, सेल स्टाइलिंग, ये सब समझ में आ गया होगा। इस पर मैं पूरा अलग अलग वीडियोस लाता रहूँगा आगे। ठीक है, तो अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या तो फिर आप @तूफानी कोडर इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, सारे सोशल मीडिया का लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।